गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था और आज मैं कुछ उसी पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है जो आपकी बुक्स में या डीपीपी में देखोगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पहले डिस्कस किया जाए ताकि आप लोग को प्रॉपर्टी को यूज करना सीख सको एपी। क्योंकि क्या है ना, कोई भी चीज़ अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो जब तक उसको हम अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तब तक वो चीज़ हमारे माइंड में सेट नहीं होती आती। इसलिए सबसे पहले तो हमें सोचना है कि अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ तो उसका अप्लाई कैसे करना है, उसको कैसे अप्लाई करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इस चीज़ को हम डिस्कस करें। तो बच्चों इसमें मैंने दो कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और वो क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। हमें यानी आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि भाई हम लोग यहाँ पर जो है क्या हम लोग को यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये हम लोग का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, तो मैं एक एक करके सारी चीजों को समझा रहा हूं। ठीक, हम लोगों ने एपी में क्या पढ़ा था पहले ये समझो। हमने एपी में पढ़ा कि किसी भी कांस्टेंट टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया जाए एपी में, या कांस्टेंट ऐड किया जाए या डिवाइड किया जाए तो स्टिल एपी में होता है। ये हमने पढ़ा। हम इसी चीज का यूज बच्चों यहाँ पर करने वाले हैं और ध्यान से देखना। अगर मैंने कहा कि भाई एबीसी एपी में, ठीक है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये सारे टर्म जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये एपी है या नहीं है। बस मुझे इतना ही आइडेंटिफाई करना है। हम लोग जीपी या एचपी की बात नहीं करें, सिंपल एपी है या नहीं है। ठीक, अब यहां से देखते जाओ। मैंने कहा कि भाई अगर हम लोग का एबीसी एपी में, ठीक है, अब आपको करना क्या है, किस तरीके से प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है ये समझो। कि जब मैंने कहा कि एबीसी एपी है तो आपको बस ये समझो कि सबसे पहले कि जितने भी टर्म अगर आपको दिखेंगे यहां पर वो सभी कैसे भी सिमेट्रिक चेंजेस, मतलब हमने ए में जो चेंजेस किया वही बी में और वही सेम सी में, तभी जाकर ये सीरीज एपी हो भी सकता है। ठीक, अगर नहीं है तो इसकी एपी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बच्चों, इस बात को तो आप ध्यान रखें। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमने भाई तीनों में सिमेट्रिक चेंज किया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात कर रहा हूं कि एबीसी एपी है तो क्या ये तीनों टर्म एपी बन सकते हैं या नहीं, तो ध्यान से देखते जाइए। तो मैंने ये देखा कि भाई मुझे 2a+3 लाना है। सपोज मुझे यहां पर इसे 2a+3 में चेंज करना, क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्या अगर मुझे 2a+3 लाना है तो क्यों ना मैं सबसे पहले इस तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर। तो क्या अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी ये एपी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो इसका मतलब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो भाई किसके साथ होगा, सबके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये भी हम लोग का एपी है। अब चूंकि मुझे 2a+3 चाहिए तो मैं अब 3 सब में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो 2a+3, 2b+3 और 2c+3। ध्यान से देखो, क्या ये अभी भी एपी है? बिल्कुल एपी है, क्योंकि अगर एपी में कोई भी कांस्टेंट ऐड किया जाए उसके बावजूद वो हम लोग का क्या रहता है, एपी रहता है। इस वजह से अगर मैंने यहाँ पर जो भी चेंजेस किए हैं 2a+3, 2b+3, 2c+3, इसके बावजूद जो है ये हम लोग का बच्चों एपी ही रहेगा। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हमने सोचा कि भाई मुझे ये तीनों टर्म को एपी मिलाना है। आपको बस करना क्या है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं एबीसी में क्या चेंजेस करूं जिससे वो ये टर्म या ये टर्म या ये टर्म बन जाए। और इसके लिए सम टाइम आपको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी करना पड़ सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई ax² + x, bx² + x, cx² + x। आपको बिल्कुल फिर से लग रहा होगा कि सर यहां भी तो सारे टर्म जो है बिल्कुल सिमेट्रिक टाइप के दिख रहे हैं, है कि नहीं। तो यहां से मुझे एक क्वेश्चन मिल जाता है कि भाई अगर ये सिमेट्रिक है तो कहीं ना कहीं ये एपी हो बन सकता है। तो मैंने क्या सोचा कि भाई मुझे ax² + x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा एबीसी में, ठीक है, एबीसी में मैं क्या चेंज करूंगा जिससे ax² + x बने। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई सबसे पहले x² से मल्टीप्लाई किया जाए, तो मैंने सब में x² से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया ax², bx², cx²। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि मुझे तो x प्लस भी चाहिए, तो मैंने सब में x प्लस कर दिया, तो ax² + x, bx² + x, cx² + x। ये क्या बन गया, एपी बन गया। ध्यान से देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने चीजों को
यहां पर दिखा दिया कि ये तीनों टर्म एपी। क्या किया, सिर्फ एक आइडेंटिफाई मैंने किया कि भाई मुझे एक्स स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करना है सबको, फिर एक्स ऐड करना है सब में। तो इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहां पर चीजों को अटेम्प्ट करते हैं बच्चों। अब हम लोग यहां पर आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे थर्ड 1/BC प्लस 1/CA और 1/AB। तो अब मुझे ये सोचना है कि ए बी सी ये तीन टर्म एपी है भाई। अब मैं इसमें क्या चेंजेस करूं जिससे 1/BC बन जाए। तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि सर अगर मैं एबीसी से इसको डिवाइड कर दूं ना, एबीसी से, तो डेफिनेटली 1/BC बन जाएगा। अब हो सकता है कि जब मैंने एबीसी से इसको डिवाइड किया तो ये बीसी बना, अगर मैं बी को एबीसी से डिवाइड कर दूंगा तो हो सकता है 1/C बन जाए। यानी एक टर्म अगर मैच कर जाए तो बाकी टर्म भी मैच कर जाते हैं। तो यही चीज आपको बस आइडेंटिफाई करना है। मैंने सबको जो है ए बी सी से डिवाइड कर दिया, और ध्यान से देखो ये क्या आ गया, 1/BC, 1/AC, 1/AB आ गया एपी। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ एबीसी तो कांस्टेंट नहीं है, तो आपने कैसे डिवाइड किया। देखो कांस्टेंट का मतलब सिर्फ 1 2 3 4 नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब हर कोई एक्सप्रेशन होता है जो हम यहाँ पर एज ए मल्टीप्लाई या डिवाइड में यूज करें, ठीक है। ये मत सोचना कि सर यहाँ पर 2 3 4 -1 -2 ही यूज किया जा सकता है, यहाँ पर कुछ भी यूज किया जा सकता है बच्चों। इसलिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर किसी क्वेश्चन में अगर मुझे ए बी सी से डिवाइड करना पड़ा तो मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। बिल्कुल आप कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बस यहां पर एबीसी से डिवाइड किया और चीजें देखो आराम से हम लोग को प्रूफ हो गया कि भाई ये भी हम लोग का एपी है, ये भी एपी, ये भी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये दिया जा रहा है कि अगर एबीसी एपी है तो क्या बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी भी एपी होगा। तो फिर मेरा वही क्वेश्चन है कि आखिर मैं तीनों में क्या चेंज करूंगा जिससे ये b प्लस सी प्लस ए प्लस बी बन जाए। तो मैंने सोचा कि जब मुझे b प्लस सी चाहिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे यहां पर ए बी सी के सम से सब्सट्रैक्शन करना हो, क्योंकि जब मैं ए बी और सी के सम से सब्सट्रैक्शन करूंगा तभी ना जाकर हम लोग को यहां पर पॉसिबिलिटीज मिलेगी कि b प्लस सी आएगा, तभी ना पॉसिबिलिटीज मिलेगी यहां पर c प्लस ए आएगा, यानी तभी तो पॉसिबिलिटीज होगी ए प्लस बी आएगा। यानी कि आपको ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहोगे तब आइडिया लगे कि यहां पर डिवाइड किससे करना है, सब्सट्रैक्शन किससे, एडिशन किससे करना है। तो अगर मैं यहां तीनों को ए प्लस बी प्लस सी से घटा दूं, तीनों में मैं यहां तीनों को ए प्लस बी प्लस सी से घटा रहा हूं, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब देखो अगर मैं घटा रहा हूं तब भी एपी रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी अगर टर्म तीनों में घटाओगे तभी एपी रहेगा। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ बी प्लस सी माइनस ऑफ सी प्लस ए माइनस ऑफ ए प्लस बी, ये अभी भी एपी है भाई। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो माइनस आ रहा है बट हमें तो माइनस नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बच्चों, अगर माइनस नहीं चाहिए तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो b प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी आ गया ये ए। यानी कि इस तरीके से हम चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करना है बच्चों कि हम लोग यहाँ पर जो है क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे जिससे रिक्वायर्ड टर्म मिल जाए, ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही हमें आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई b प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि अब a से मुझे b प्लस सी माइनस ए चाहिए, तो जैसे मैंने a प्लस बी प्लस सी माइनस किया था तो मुझे b प्लस सी आया था, है ना। अब यहाँ पर b प्लस सी के साथ माइनस ए आ रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि अगर मेरा a b और c, ठीक है, ध्यान से देखो a b और c हम लोग का एपी है। अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2a 2b 2c ये भी एपी होगा। अब अगर मैं सब में a प्लस बी प्लस सी घटा दूं सब में, तो ध्यान से देखना
जो हम लोग का टर्म आएगा ना वो रिक्वायर्ड टर्म। ये पी हो गया। तो आपने देखा कि यहां पर अगर हम घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी, बी माइनस सी प्लस ए और c माइनस ए प्लस बी आएगा। तो क्या ये पी मिल रहा है भाई, मिल रहा है बिल्कुल। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो चीजें उल्टी है, तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, सबसे सबसे माइनस कॉमन ले लूंगा, तो देखो रिक्वायर्ड टर्म बन जाएगा। अब -1 से सब में मल्टीप्लाई कर डालो, तो ये बन जाएगा b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी। तो इस तरीके से बच्चों देखो हम लोगों ने प्रूफ किया कि भाई यहाँ पर ये टर्म भी ए पी है। तो आप लोग को ये चीजें थोड़ा प्रैक्टिस आएंगी। आप ये मत सोच लेना कि आज मैंने पढ़ाया और आपको तुरंत ये सब चीजें आ गई और आप तुरंत सारी क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको चीजों को, तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं। तो ये अब आपका जो है थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कि ये जो टर्म्स हैं वो तीनों एपी है। तो आपको यहां पर थोड़ा और चीजों को अच्छे से समझना है कि भाई यहां पर हम क्या करेंगे जिससे ये एपी है। तो इसके लिए कभी कभी हम लोग, जब आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आए कि सर हम क्या मल्टीप्लाई, डिवाइड या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें, तो एक काम करो, जो टर्म दिए जाए उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, ये भी तो हो सकता है। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये जो टर्म है ध्यान से देखना, पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं। मैं ए से अंदर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या गया, ए बी प्लस ए सी। बी से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए बी। सी से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी ए प्लस बी सी आएगा। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन सारे टर्म में, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें बी सी ऐड करूं और घटा दूं, ठीक, अगर इसमें मैं ए सी ऐड करूं घटा दूं और इसमें ए बी ऐड करूं और घटा दूं, तो ये तीनों ब्रैकेट वाले टर्म सेम हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। तो भाई मैंने क्या इसमें ऐड किया, बी सी, तो बी सी ऐड किया तो बी सी घटाना ही पड़ेगा, ठीक। सेम चीज यहां भी है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सी ए ऐड करूंगा और सी ए घटा दूं। यहां पर मैं ए बी ऐड करूंगा और ए बी को घटा दूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये टर्म जो मिल रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ये जो टर्म मिल रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा है वो सबके साथ आ रहा है। तो अगर ये सबके साथ आ रहा है तो मैंने क्या किया, ए के इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया। अब क्यों हम लोग कर रहे हैं ऐसा, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखते। ठीक है, ध्यान से देखते जाना कि ये चीज जो मैं कर रहा हूं उससे चीजें कैसे प्रूफ होंगी यहां पर। अब ध्यान से देखो, जो भी मैंने यहां लिखा है उसमें आपको ये चीज ऑब्जर्व हो रहा है क्या कि यहां पर एबीसी सबके साथ घटा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है क्या? तो आपको ऐसा लग रहा हो कि एबीसी जो है सबको साथ मैंने घटाया हुआ है। तो जब मैं एबीसी को सबके साथ घटाया हूं तो उसको हटा सकता हूं एनी टाइम, क्योंकि भाई एपी में आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो और उसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो जब मैं इसको हटा दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन सबको में से एबीसी को हटा दिया।
तो ABC जब हटाऊंगा तो क्या बच जाएगा, देखो AB प्लस BC प्लस CA, B टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, C टाइम ऑफ AB प्लस BC प्लस, बच गया। अब आपने यह ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि सर यहां पर जो है ना एक चीज मुझे मिल रहा है जो सबके साथ मल्टीप्लाई में, और वो है ये सबके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको अगर हटा दे सबसे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो इसका मतलब अगर मैं हटा दूंगा इसको तो क्या बच जाएगा, ABC बचेगा। तो ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा टर्म जब रिड्यूस हुआ तो क्या बन गया, ABC, और ABC किसमें मेरा, AP। तो इसका मतलब ये टर्म्स भी क्या होंगे, AP में होगा। तो ये क्वेश्चन का अप्रोच बाकी क्वेश्चन से अलग था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की हमें स्ट्राइक नहीं करता कि हमें क्या ऐड करना है, स्टैट क्या मल्टीप्लाई। तो ऐसे सिचुएशन में गिवन टर्म को ही हम रिड्यूस करने सोचते हैं और रिड्यूस करके हम ABC में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर रिड्यूस करने पर ये ABC में बन गया तो डेफिनेटली ये हम लोग का AP ही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टी यहाँ पर बच्चों यूज किया और देखा कि यहाँ पर कैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज के बेस्ड क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन DPP में होगा आप लोग कुछ ऐसे ही ट्राई करना और प्रैक्टिस करना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो ये हो गए हम लोग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, नाउ अब हम लोग यहाँ पर बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक पार्ट है प्रॉपर्टी का ही, और हम लोग यहाँ पर क्लास 10th में भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और यहाँ भी कर रहे हैं। टर्म्स का सिलेक्शन करना AP से, जैसे अगर मान लो कि मेरे पास 3 AP टर्म्स हैं और मुझे 3 AP टर्म्स को सिलेक्शन करना है तो मैं कैसे करूंगा, या मुझे 4 AP टर्म का सिलेक्शन करना है तो कैसे करूंगा, या 5 AP टर्म का सिलेक्शन करना है तो कैसे करूंगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो इसी भी बेस्ड है कि हम लोग यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ऐसे अगर टर्म मुझे सिलेक्ट करने हैं किसी AP में तो मैं यहाँ पर किस तरीके से सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो इसका बच्चों एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर तरीका है, आप उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर मुझे 3 टर्म सिलेक्शन करने, ठीक है, तो 3 टर्म को सिलेक्ट करने का तरीका है कि वो 3 टर्म A माइनस डी, A और A प्लस डी। एक और चीज मैं आपको बताऊं, 2 टाइप के सिलेक्शन होते हैं बच्चों यहाँ पर, एक होता है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और एक होता है इवन नंबर। जैसे 3 और 5 इन दोनों का सिलेक्शन एक तरीके से होता है, 4 और 6 इन दोनों का सिलेक्शन एक तरीके से होता है। ठीक, तो जब मैं यहां पर ऑड नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करूंगा तो उसका मिडिल टर्म हमेशा A रहेगा, ध्यान से देखना, मिडिल टर्म हमेशा A रहेगा और इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा D होगा। तो जब मिडिल टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है तो जब मुझे 3 टर्म चाहिए तो एक बार मैं D को घटा दूंगा और एक बार D को ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक बार घटाने से और एक बार ऐड करने से जो भी 3 टर्म आएंगे AP। सिमिलर वे से यहां भी अगर मुझे 5 टर्म चाहिए तो मैं A में 2 बार D घटाऊंगा, एक बार D यहां घटाया हूं और फर्दर एक बार घटाया हूं, उसी तरह से यहां पर भी एक बार ऐड करूंगा और दोबारा ऐड करूंगा, तो टोटल मुझे कितने मिल जाएंगे, 5 टर्म मिल जाएंगे। मतलब आपको ध्यान बस ये रखना है कि और टर्म सेलेक्ट करना है तो मिडिल टर्म A लिख लो और उसके बाद कितने टर्म चाहिए ये देख लो। जैसे मुझे 7 चाहिए तो मिडिल टर्म A होगा और बाकी मिडिल टर्म को छोड़कर 6 टर्म चाहिए, जिसमें 3 पहले होगा 3 बाद में होगा। तो 3 पहले कैसे मिलेगा, D को घटाने से, यानी एक बार D घटाओ, 2 बार घटाओ, 3 बार घटाओ। उसी तरह से राइट वाला टर्म कैसे मिलेगा, D को ऐड करने से, एक बार ऐड करो, 2 बार ऐड करो, 3 बार ऐड करो, इस तरीके से आपको टर्म्स। जब मैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं कि भाई मुझे यहां पर इवन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि यहां पर 2 मिडिल टर्म्स होते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखोगे तो इवन टर्म्स में 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर मिडिल टर्म होता है दिस वन, ठीक है, यहां पर मिडिल टर्म होगा दिस वन। अब आपको बस करना क्या है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 2D आता है, ध्यान से देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2D है, और जब आपको 4 टर्म चाहिए तो 2D इसमें घटाओगे और 2D ऐड करोगे तो 4 टर्म आ जाएंगे। अगर 6 टर्म चाहिए तो 2 बार 2D आपको सब्सट्रैक्ट करना है और 2 बार 2D ऐड करना है, उससे हम लोग को मिल जाएंगे टोटल 6 टर्म। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, इस चीज को याद रखो। तो चलो अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहां पर हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है कि जैसे सम ऑफ 4 नंबर इन AP is 24
and the sum of their square is 164, then find those numbers। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई कितनी एपी की बात कर रहा है, कितने टर्म्स की बात कर रहा है। तो ये 4 टर्म्स की बात कर रहा है, तो 4 टर्म्स हम कैसे मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, अब इनका सम क्या दिया है 24। तो जैसे ही सबको ऐड करोगे ना तो आपको तुरंत a की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही करोगे आप तो ध्यान से देखो a की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक, नाउ अब उनके स्क्वायर का सम क्या दिया है 164, यानी कि a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस डी का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर और a माइनस 3d का a प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल टू 160। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो 4a स्क्वायर आएगा पूरा सिंप्लीफाई करने पर, और हम लोग के पास डी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा 20d स्क्वायर, और a इंटू डी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो 160 पूरा। ठीक है, अब सॉरी, तो हमारे पास a की वैल्यू है तो 4 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 164। तो 20d स्क्वायर इक्वल टू 164 माइनस, तो ये 36, ये 144 हो जाएगा और ये आ जाएगा 20। तो d की वैल्यू तुरंत हम लोग को मिल जाएगी d स्क्वायर इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो कि जब d की वैल्यू हम लोग का आ गया है प्लस माइनस 1, तो आपके माइंड में कि सर हम +1 ले या माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप +1 लो चाहे -1, 4 टर्म सेम आएंगे, एक होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर और दूसरा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसलिए एग्जाम में आप +1 या -1 लेकर ही निकालना। तो अब मेरे पास a है 6 और d है 1, तो टर्म क्या क्या आएंगे ध्यान से देखो, 6 माइनस 3, 6 माइनस 1, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, यानी कि 3, 5, 7 आगे वो 4 टर्म्स। तो क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था बच्चों जो आपको ना समझ में आए, 4 टर्म सेलेक्ट करने हैं और उनको यहाँ पर पुट करके मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओगे और उन्हीं को सॉल्व करोगे, आपको आराम से जो है वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बच्चों जो नेक्स्ट चीजों को डिस्कस करने वाला हूं मैं, वो है हम लोग का समेशन। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों कि हम लोग को जो सीरीज है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट समेशन होगा, तो हम लोग को यहाँ पर फोकस करना है मेनली समेशन पे, क्योंकि जेई मेंस की बात करें या एडवांस, अब जो ट्रेंड आ रहा है उसमें समेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग का ही फोकस होगा कि समेशन से जो भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। ठीक है, तो समेशन क्या होता है, उसकी क्या रूल्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम ये सब चीजों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समेशन। हम लोग इसको मैथमेटिकली सिग्मा कहते हैं, मतलब इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने बुक में वगैरह में अगर आपने अक्सर देखा। तो सबसे पहले तो मुझे समझना है कि भाई समेशन का यूज क्या है, क्यों करते हैं, ठीक है, क्या एडवांटेज है और ये कैसे रिप्रेजेंट करता है चीजों को, ये समझते हैं। तो देखो समेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है बच्चों कि अगर मान लो मेरे पास 1000 टर्म्स, ठीक है, किसी एपी या जीपीएच में, और मुझे उसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है वही है समेशन। मतलब 1000 टर्म को मैं लिखने के बजाय अगर मैं उसको एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दूं, एक तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, तो वो जो तरीका है, जो टूल है, जो मेथड है, वो कहलाता है समेशन। तो समेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ टर्म्स को। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स को। तो हम लोगों ने एपी में भी सम का फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन बच्चों इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक क्वेश्चन जो होता है
वो एपी से सॉल्व हो जाए। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर समेशन यूज करना है। तो यहाँ पर समेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो समेशन क्या है, पहले इस बात को समझो। तो जैसे मैंने कहा कि मान लो मेरे पास n टर्म्स है, ठीक है, a1 a2 a3, ये मान लो मेरे पास एपी n टर्म्स है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर ये एपी में है या नहीं। बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता, एपी में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके बावजूद भी हम समेशन अप्लाई करेंगे चाहे वो जीपी क्यों ना। तो मान लो मेरे पास n टर्म्स है और मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा भाई, इस तरीके से लिखूंगा, ठीक। अब मैं इतना जो लिख रहा हूं, तो मैंने इसी को टाइम बचाने के लिए क्या किया कि मैंने एक सिंबल निकाला सिग्मा, और सिग्मा के थ्रू मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो क्या क्या चीजें यहां पर हैं जो मैंने यहां पर यूज किया है, उसको मैं एक एक करके आपको क्लियर करना हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये क्या होता है बच्चों, ये जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है nth टर्म ऑफ सीरीज, ठीक है। कोई भी आपको सीरीज दिया जाए, कोई भी सीरीज दिया जाए और आपको बोला जाए इसको समेशन फॉर्म में लिखो, आपको बस करना क्या है, सबसे पहला स्टेप उसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म आप निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि एपी हमने पढ़ा ही है, एपी में nth टर्म कैसे निकालते हैं। और अगर मान लो एपी नहीं हुआ, एपी का कोई फॉर्म है, तो भी उसको निकालने का मैं तरीका बता दूंगा। तो nth टर्म हम लोग का हो जाएगा सीरीज का, यानी कि इस सीरीज का जो भी nth टर्म वो निकाल लेना, उसको यहाँ पुट करना है। अच्छा, n की जगह आप r यूज करना, बस इतना ही यूज है, ध्यान रखना। n टर्म जब निकालोगे तो n के टर्म में लिखोगे, बट उसको n नहीं r के टर्म में लिख देना, यानी n को r से रिप्लेस कर। उसके बाद ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट का क्या सेंस है, लोअर लिमिट का सेंस होता है कि एक्चुअल में सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, हमें ये देखना होता है। तो ध्यान से देखो, जब मैं बात कर रहा हूं कि सीरीज कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वो a1 से हो रहा है। तो जब मैं r की जगह 1 यहां रखूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज मिलेगा। तो एक्चुअल में r इक्वल टू 1 क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द सीरीज, ठीक। यानी कि r इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, r इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि r इक्वल टू 1 पुट करने से हमें सीरीज का क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा। इस बात को ध्यान रखो। तो r इक्वल टू 1 हम लोग का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर लिमिट, ठीक। और r इक्वल टू n ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपर लिमिट। यानी कि आपको तीन चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों यहां पर, पहला nth टर्म ऑफ द सीरीज, दूसरा लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। आपको बस आइडेंटिफाई ये करना है कि हमें r की कौन सी वैल्यू रख रहा हूं, r की कौन सी वैल्यू रख रहा हूं जिससे सीरीज का फर्स्ट टर्म मिल रहा है। बस इस बात को ध्यान रखो, r की वैल्यू 1 रखने से हो रहा है या 2 रखने से हो रहा है या 3 रखने से हो रहा है, हम इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। और r की क्या वैल्यू रखोगे जिससे लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज मिल रहा है, यानी कि दिस वन मिल रहा है, ठीक। तो ध्यान से देख रहे हैं कि r की जगह n रखने पर हमें लास्ट टर्म मिलेगा। तो हम लोग यहां पर बस ये काम करेंगे कि हम लोग तीन चीज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और nth टर्म, और मैं कोई भी सीरीज को रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो चीजें कितनी सिंपल है। जैसे 1 + 2 + 3, मान लो ये 20 तक लिखा, मुझे ये समेशन फॉर्म में लिखा। सबसे पहला काम क्या होगा कि मैं इसका nth टर्म निकालूंगा, ठीक है। nth टर्म आप आराम से निकाल सकते हो क्योंकि ये एक एपी है और कॉन्जिक्यूटिव एपी है, मतलब नेचुरल नंबर का। तो आप कह सकते हो इसका nth टर्म क्या होगा, n होगा। दूसरी बात, अब मैं इसको समेशन के फॉर्म में जब लिख रहा हूं तो इसका nth टर्म है, तो जैसे मैंने कहा था कि जो nth टर्म निकालेंगे वो n भी निकालेंगे, बस करना कि n को r से रिप्लेस करना है। तो मैं यहां पर n की जगह r, बस इतना, ठीक। अब आपको करना क्या है, ये जो nth टर्म है ना, इसमें ये देखो कि r की कौन सी वैल्यू पुट करने से फर्स्ट टर्म मिला और कौन सी वैल्यू पुट करने से लास्ट टर्म मिला, ये ऑब्जर्व करो। सिंपल सा है यार, r इक्वल टू 1 पुट करने से फर्स्ट टर्म मिल रहा है और r इक्वल टू 20 पुट करने से लास्ट टर्म मिल रहा है, यानी कि अपर लिमिट हो गया 20। सिंपल है, देखो कोई डिफिकल्टी नहीं है बच्चों, एकदम सिंपल सा हम लोग को यहाँ पर तरीका है। nth टर्म, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये तीन चीज फाइंड आउट करना है। nth टर्म निकालो सीरीज का, दूसरा
आर की क्या वैल्यू पुट करोगे जिसे फर्स्ट टर्म मिलेगा, एंड थर्ड आर की क्या वैल्यू पुट करोगे जिसे लास्ट टर्म मिलेगा। बस ये चीज आपको फाइंड आउट करना, और ये तीनों को यहां पुट कर दो समीशन, यानी कि आप आराम से कोई भी सीरीज को यहां रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे थर्टी, अब आपको बस करना क्या है, इसका एनाटम निकालना है। तो एनाटम बहुत आराम से निकाल लोगे यार, एपी है ये, सिंपल। तो एपी का ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को 2n+1 या 2n-1 से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो ये क्या है, 2n+1 या 2n-1, 2n+1। तो इसका एनाटम क्या हो जाएगा हम लोग का, 2n। अब मैंने जैसे कहा कि हम n को r से रिप्लेस करेंगे, तो मैंने यहां पर n की जगह r लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक, अब मुझे बताओ कि हम r यहां पर क्या पुट करें, यहां पर r की क्या वैल्यू पुट करें जिसे फर्स्ट टर्म मिलेगा। सिंपल, आपका आंसर होगा सर 1, बिल्कुल सही। और फिर अगर आपसे बोला जाए कि r की कौन सी वैल्यू पुट करोगे जिससे ये 31 बन जाए, तो आपका आंसर होगा 15। तो r की जगह हम लोग यहां पर रख देंगे 50। देखो आंसर आ गया। मतलब ये है ना कि आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल सा काम है ये सब चीजें, कि आपको किस तरीके से कोई भी सीरीज को समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर। ठीक है, अब देखो कुछ और भी मैं एग्जांपल बताती जा रहा हूं, क्योंकि सीरीज तो किसी भी तरह का मिल सकता है हमें। अब जैसे मान लो कि मेरे सामने सीरीज आ गया 1² 40। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए कि ये सीरीज को समेशन फॉर्म में लिखो, तो मेरे माइंड में सबसे पहले डिफिकल्टी है कि सर ये एपी के टर्म्स तो नहीं। बिल्कुल सही। एक्चुअल में मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, समेशन के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि सीरीज एपी हो। हमें कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने होते हैं बच्चों। यहां पर हमें मेन काम होता है एनएट टर्म को आइडेंटिफाई करना। अब एनएट टर्म को आप एपी से फाइंड आउट करो, जीपी से करो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको एनएट टर्म फाइंड। तो हमने क्या देखा कि भाई यहां पर जो है ना, हर एक टर्म में स्क्वायर प्रेजेंट, हर एक टर्म को स्क्वायर किया गया है ना। और मैंने एक और चीज ऑब्जर्व किया कि जितने भी बेस हैं वो सब एपी है कि नहीं। यानी अब आपको जो सीरीज मिलेगा उसमें क्या होगा कि हर एक टर्म को किसी पावर से राइज कर दिया जाएगा, यानी बेस एपी होगा। ध्यान रखना, बेस एपी होगा और हम उसको किसी पावर से राइज कर देंगे। ठीक, तो हम उस टाइप की सीरीज को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें करना क्या है कि इसका एनाटम बेस का लिखना है, बेस का आपको एनाटम लिखना है। तो बेस का एनाटम क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, एन आ रहा है, आप यही बोलोगे। तो मैं जब लिखूंगा तो इसका एनाटम भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म स्क्वायर हो तो एनाटम भी स्क्वायर होगा। तो जब मैं एनाटम लिख रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, एन का स्क्वायर ले लूंगा, यानी आर स्क्वायर। अब आर की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 स्क्वायर बनेगा, और आर की जगह 40 पुट करेंगे तो ये 40 का स्क्वायर। तो हो गया ये तुम्हारा समेशन। तो देखा हमने कितनी आसानी से चीजों को फाइंड आउट किया। तो इस टाइप में आपको दो चीज पता करना है, वो मैं यहां नोट डाउन भी कर दे रहा हूं, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। पहला ये, आइडेंटिफाई द बेस ऑफ सीरीज। ठीक है, मोस्टली आर इन। ठीक है, दूसरा, पावराइज बाय इस टर्म, हर एक टर्म को किस पावर से राइज कर रही है। ठीक, अब जैसे देखो मैं यहां पर एक एग्जांपल ही दे रहा हूं, जैसे एक और ले रहे हैं हम लोग, 4³ 7³ 10³ ये टर्म जा रहा है। ठीक है, अब मैंने लिखा है कि इसमें 50 टर्म्स है बच्चों, थोड़ा सा चेंज किया। अब ध्यान से, मैं लास्ट टर्म नहीं दे रहा हूं, मैंने कहा कि ये सीरीज 50 टर्म तक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, इसका बेस ऑब्जर्व करो। बेस, क्या ये बेस एपी है, बिल्कुल एपी है भाई।
तो बस करना क्या है, सबसे पहले बेस का nth टर्म निकाल। तो बेस का nth टर्म क्या होगा भाई, देख लो ध्यान, an इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 3, तो 3n प्लस हो गया। अब इसके बाद आप जब इसका nth टर्म लिखोगे इस सीरीज का, तो इस सीरीज का जो nth टर्म होगा बच्चों वो भी तो पावर 3 से राइज हो जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म राइज हो रहा है तो वो भी राइज होगा। यानी कि जब मैं इसका समेशन फॉर्म लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3n प्लस 1 का, हो गया सिंपल। अब आपको ये करना है कि n की क्या वैल्यू, मैं यहां पर r में लिख दे रहा हूं क्योंकि मैंने एक यहां पर n फॉर्मेट में लिखा है, आप उसको r फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ r की जगह क्या रखेंगे जिससे फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो आपका आंसर होगा सर r की जगह 1। अब आप बोलोगे सर लास्ट टर्म तुम्हें दिया ही नहीं गया है, तो हम कैसे करें, कुछ नहीं करना बच्चा, इसमें क्या करना है, आपको जो 50 टर्म दिए जाएंगे ना, जैसे आपको दिया 50 टर्म, 100 टर्म, 20 टर्म, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो अपर लिमिट बन जाता है। यानी कि ये जो है वो बन जाएगा अपर लिमिट ऑफ r, तो यानी r की वैल्यू हो जाएगी 50। और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, समेशन फॉर्म में लिखा। तो बच्चों इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर समेशन फॉर्म में लिखाना सिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर 2-3 चीजों का ही मेन फोकस करना है, nth टर्म क्या होता है, ठीक है, और लोअर लिमिट ऑफ r और अपर लिमिट ऑफ r क्या होता है, क्योंकि यही सब चीजें आपको यहाँ पर पता चले, ठीक। तो आज मैंने इसका बेसिक बताया है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें और डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे ये 2 लेक्चर कम से कम लगेंगे इस चीज को आपको समझाने में, समेशन के पूरे रूल्स को और उसके पूरी प्रॉपर्टीज को और उससे कैसे यूज करना है। तो हम लोग 2 क्लास तक, 2 लेक्चर तक इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद वापस हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी या जीपी में वापस आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।